नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी से में स्वागत है। ये एडुटेरिया का 68 बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज़ है। इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं और इससे आज से हम लोग करना शुरू करते हैं। इससे पहले भी मैं करीब 9 टेस्ट कंप्लीट करवा चुका हूँ, उसको भी जाके ज़रूर कीजिए। बहुत ही अच्छे टेस्ट हैं उसमें भी। टेस्ट किसी ब्रांड पर मत जाना कि एडुटेरिया का है तो बहुत अच्छा होगा, किसी दूसरे का है तो बहुत ख़राब होगा। इस तरह से नहीं होते। टेस्ट में मूल रूप से आपको 150 एमसीक्यू पर फोकस करनी चाहिए कि वो आपके कितने काम के हैं, कितने काम के नहीं हैं। किसी ब्रांड के पीछे मत भागो। एडुटेरिया में भी घटिया सवाल आपको देखने को मिलेंगे और छोटे छोटे कोचिंगों के टेस्ट सीरीज आपको अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो इसी तरह से होता है। तो इसलिए पिछला टेस्ट भी जाकर ज़रूर लगाइए और 15 से 20 टेस्ट आपको करना चाहिए मिनिमम। इतना तो करना ही चाहिए 3 बार। जो लोगों को टाइम मैनेज करने में दिक्कत आती है, वो टाइम मैनेज करने के लिए घड़ी का स्टॉप वॉच लगा के सॉल्व करें टेस्ट सीरीज़ को और नेगेटिव मार्किंग के साथ सॉल्व कीजिएगा। तुक्का बिना लगाए। तुक्का की आदत छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको एग्ज़ाम के दिन पछताना पड़ सकता है। इसलिए अच्छे से करना है, ध्यानपूर्वक करना है। पहला सवाल है कि बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किस क्षेत्र में जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता दी थी? किन क्षेत्र के जमींदार थे ऐसे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को सहायता दी थी? पहला का आंसर हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है ई, यानी कि जो बिहार में इस विद्रोह की असफलता का महत्वपूर्ण कारण भी था, क्योंकि जो हथुआ थे और पंडौल कहाँ है? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है। दरभंगा है, बेतिया, इन सब के महाराज अंग्रेज़ों के समर्थक थे। इसके अलावा ग्वालियर के अलावा नेपाल के शासक, सिख शासक, ये सभी कौन थे? अंग्रेज के समर्थक थे। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों की वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा किसने दी थी? तो इस वीडियो को पॉज कर करके आपको करना है एक एक सवाल को। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा सी, लाला लाजपत राय जी ने दी थी। तारीख़ शेरशाही पुस्तक किसने लिखी है? तो तीसरे का आंसर क्या होगा? अब्बास खां शेरवानी ने इस पुस्तक को लिखा है। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? चौथे का आंसर हो जाएगा विदिशा में। विदिशा अभी कहाँ पर है? ये आपको एमपी में मिलेगा, विदिशा में, एमपी। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 ईस्वी के मध्य हुआ के दौरान निम्न से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि नोनिया एक सामाजिक जाति विशेष के लोग थे, है ना, जिन्होंने जब विद्रोह किया तो सारण, वैशाली, कटिहार और पूर्णिया ये सारे जगह प्रभावित हुए थे। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। मुगल काल में निम्न से किस व्यवस्था के अंतर्गत खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर वसूली की जाती थी? लगान का अनुमान लगा लेते थे जो खेत में फसल खड़ी है उसी को देखकर। इसका क्या नाम था? इसका नाम था नस्क भू व्यवस्था। नस्क व्यवस्था कहा जाता था इसको। क्या कहा जाता था? नस्क व्यवस्था। मुगल काल में खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर वसूली की व्यवस्था नस्क कहलाती थी। नस्क प्रथा कश्मीर में कानकूत प्रथा का एक विकल्प भी थी और कश्मीर में इस प्रथा को गल्ला ए बख्श भी कहा जाता था। ओके। टेस्ट सीरीज अगर आप लगा रहे हैं, एक ही बार अगर आप लगाएंगे तो यकीन मानना कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। लगाना ना लगाना बात बराबर ही होगा। मिनिमम 3 बार ज़रूर लगाना और 3 बार लगा कर अगर आप एग्ज़ाम में जाओगे तो आके मुझे थैंक यू बोलोगे, इतना मैं पहले ही बता रहा हूँ। 3 बार मिनिमम लगाना टेस्ट सीरीज को। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा कब दिया गया? 7 का आंसर हो जाएगा 1580 ईस्वी में। 1576 में बिहार को मुगल साम्राज्य का अधीन लाया गया था अकबर के द्वारा। 1580 में मान्यता दिया गया। किन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का असफल प्रयास किया था? 8 का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि उस समय कौन कौन थे? रास बिहारी बोस, सचिन नाथ सान्याल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का असफल प्रयास किया था। रास बिहारी बोस, सचिन नाथ सान्याल। बिहार आने वाले पहले अंग्रेज यात्री कौन थे? तो 9 का आंसर हो जाएगा रॉल्फ फिंच दिया हुआ है, सी आंसर हो जाएगा। 1580 ईस्वी में युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तराइन का द्वितीय युद्ध था, जिसमें पृथ्वीराज को हरा दिया था मोहम्मद गौरी ने। शेरशाह ने विशुद्ध चांदी और तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था। चांदी और तांबे के सिक्के का क्रमशः नाम क्या था? इसका नाम था रुपया और दाम। क्या नाम था? रुपया नाम था चांदी के सिक्के का, दाम नाम था चांदी के सिक्के का। अगला है कि बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और क्या दिया हुआ है ये सूची, इनको मैच करना है। कहाँ पर ये लोग दफन हैं? तो बाबर दफन है आपका काबुल में। अकबर है कहाँ पर? तो सिकंदरा में। जहांगीर का कहाँ पर है? तो ये है लाहौर में। और शाहजहां का कहाँ है? आगरा में। तो ए का 3 होना चाहिए, ए का 3, बी का 4, ये रहा, सी का 1, डी का 2 होगा। और हुमायूं का कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, बहुत ही खूबसूरत है। भावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक सुधार,
धार्मिक सुधार, मुसलमानों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध, बी और सी होगा। भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति, बी सी डी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ई होगा। और अगर मुस्लिम धर्म सुधार की बात करें तो सामाजिक सुधार की भी बात कर दी। ये लोग क्या बात करते थे, जो अंग्रेज़ों के कारण जो नई आधुनिकता आ गई है इस्लाम धर्म में, उसको समाप्त करके जो मूल इस्लाम है उसकी स्थापना की बात करते थे ये लोग। सैयद अहमद बरेलवी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है, 14 का आंसर क्या हो जाएगा, सिर ए अकबर कहते हैं इसको, बी आंसर हो जाएगा। दारा सिकोह का जन्म क्या है, उपनिषदों का फारसी भाषा अनुवाद दारा सिकोह के द्वारा सिर एक अकबर के नाम से किया गया था। दारा सिकोह ने करवाया था। दारा सिकोह वही औरंगजेब का भाई जिसका गर्दन काट कर औरंगजेब ने दफना दिया था। अगला क्या है कि बस यही था। दारा सिकोह का जन्म 1615 ईस्वी में हुआ था। और दारा सूफियों के कादरी परंपरा से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, ये भी पूछा है, कादरी परंपरा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में डैश नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे हुई थी। तो किस नदी के किनारे हुई थी, तो 15 का आंसर हो जाएगा, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं अब हम लोग। तो पूछा है कौन सा सही नहीं है। वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, ये तो सही है भाई। उसने दीवाने खैरात विभाग को स्थापित किया जो गरीबों की मुसलमान स्त्रियों और विधवाओं का सहायता देता था, ये भी सही है। वह हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था, ये भी सही है। उसे अशोक के 2 स्तंभ को मेरठ और टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया था, ये भी सही है। इसका आंसर ई होना चाहिए, कोई सा भी गलत नहीं है। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी, तो 17 का आंसर हो जाएगा। खालसा भूमि का मतलब क्या होता था, मतलब जो राज्य के सीधे नियंत्रण में भूमि हो, ऐसा भूमि जो पूरा पूरी सरकार का हो। तो ये हुआ था सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी के समय में, इसने सबसे भूमि छीन लिया था। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमण के आगे रक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने की थी, यह बात की थी सरदार पटेल जी ने, सी आंसर हो जाएगा। मगध के कण्व वंश का संस्थापक कौन था, तो 19 का आंसर हो जाएगा, वसुदेव था कण्व वंश का संस्थापक। किनके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी, लंदन में, तो ये किया था आपका, ये इसमें दिया हुआ है कि विलियम एडम्स ने इसकी स्थापना की थी 1839 ईस्वी में। सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, 21 का आंसर हो जाएगा, ये तो अकबर की नीति थी सुलह ए कुल। सार्वभौमिक सहिष्णुता की नीति थी ये। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, तो 22 का आंसर हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी आंसर इसका हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर और 1834 ईस्वी में कुर्ग को अव्यवस्था के नाम पर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। कुर्ग का नाम सुना होगा, कर्नाटक में एक प्रदेश है, बहुत ही सुंदर। सेनाध्यक्षों की भूमि कहा जाता है इसको। यहाँ के लोगों को बिना लाइसेंस के बंदूक रखने का एक विशेष प्रकार का अधिकार दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। लड़ाका वर्गों का भूमि है ये। देव समाज का संस्थापक निम्न से कौन था, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, शिव नारायण अग्निहोत्री, सी आंसर हो जाएगा। कुर्ग की कॉफ़ी भी बहुत फेमस है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में कार्यान्वित किया गया था, 24 का आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग के जो कार्यकाल था उसी समय। देखो इस तरह के सवाल पूछे गए हैं काफ़ी सारे, जैसे इस बार भी विलियम बेंटिक से पूछा था। गवर्नर जनरल से तो आपका 2 से 3 सवाल बनता ही है, इसलिए इसको ज़रूर करना। और हिस्ट्री प्लेलिस्ट नाम से एक होगा, उसको जाके देखिए, बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपको। कि निम्न युगों में से कौन सा सही सुमेलित है, लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, ये तो बिल्कुल सही है। विलेजली चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि। डलहौजी के समय में व्यक्तिगत सिद्धांत था, सहायक संधि था वेलेजली के समय में। लॉर्ड लिटन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 25 का आंसर क्या हो जाएगा, यही सही दिया हुआ है इसमें। लॉर्ड लॉरेंस का था चतुराई पूर्वक निष्क्रिय का सिद्धांत, लॉर्ड लॉरेंस का। लॉर्ड वेलेजली का सहायक संधि था। लॉर्ड डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। निम्न से किस व्यक्ति ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, किन व्यक्तियों ने, महात्मा गांधी जी सही है, मदन मोहन मालवीय जी भी सही है, सरोजिनी नायडू भी है। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किया था किसने, तो ये हैं आपके विनायक दामोदर सावरकर जी, सी आंसर इसका हो जाएगा 27 का। अभिनव भारत नाम था इसका पहले, और बाद में इसका नाम, पहले इसका नाम मित्र मेला था, बाद में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया था।
अगस्त सन 1923 में बनारस के हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1923 के हिंदू महासभा जो अभी है ना, उसके अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने की थी। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष निम्न से कौन थे? इसके अध्यक्ष थे आचार्य जेपी कृपलानी जी। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? 30 का आंसर हो जाएगा सी, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से हुआ था इसका प्रारंभ। गांधी के नाम के पहले महात्मा किसने जोड़ा गया किसके बाद? तो ये जोड़ा किसने था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनको संबोधन किया था। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। ओके, अगले पर चलते हैं कि निम्नलिखित में किस एक नए संस्था ने सन 1857 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? ये मांग की थी आपका द दक्कन एसोसिएशन ने। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसने क्या मांग की थी? इसने मांग की थी कि ब्रिटिश का जो ब्रिटेन का संसद है वहाँ पर एक ऐसा प्रतिनिधि भारत का भी होना चाहिए। कांग्रेसी नेताओं के द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, कौन सा रिपोर्ट की बात हो रही है? 1919 की बात हो रही है। निंदा करने पर कई नरमपंथी ने पार्टी छोड़ने में निम्न से कौन सी पार्टी का गठन किया था? देखो, चेम्सफोर्ड सुधार में ना बहुत सारी चीज़ों की बात की गई थी, जैसे आपका हम शासन में भागीदार बनाएंगे, निर्वाचन वगैरह शुरू किया गया था, और हस्तांतरित और आरक्षित द्वैध शासन लागू किया गया था प्रांतों में द्वैध शासन। तो इसके बाद एक बन गया था इसके बाद बना था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एनी बेसेंट, ये सब थे शामिल। ये लोग मानते थे कि चेम्सफोर्ड सुधार बहुत ही अच्छा है। निम्न से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किया था? वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है? देसी भाषा। और इसका मतलब क्या था कि भारत में जो देसी भाषा में अखबार वगैरह छपते हैं ना, उन पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध लगा दो। तो एबीपी का नाम सुना होगा आपने, अमृत बाजार पत्रिका। ये रातों रात हिंदी से बंगाली से अंग्रेजी भाषा में बदल गई थी ये पत्रिका। तो एबीपी का भी नाम याद रखना। और ये आया था आपका लॉर्ड किसके समय में? 34 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था लॉर्ड रिपन ने। और आया था किसके समय? तो लॉर्ड लिट्टन के समय में आया था ये। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारिणी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो ये लाहौर का सत्र था, बी आंसर हो जाएगा। वीडियो को शेयर जरूर करना अगर अच्छा लग रहा हो तो। वर्ष 1907 में भीकाजी कामा, जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाली प्रथम व्यक्ति थी, ने कहाँ पर ध्वज फहराया था? इनको क्या कहा जाता है? मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? बी स्टुअर्ट गार्ड में इन्होंने फहराया था, जर्मनी में। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ पर स्थापित किया था? तो ये कोलकाता में स्थापित किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में स्थापित किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो 38 का आंसर हो जाएगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले। निम्न से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? कौन सा? सोम प्रकाश के बारे में पूछा गया है आप लोग। तो ये थे ईश्वरचंद विद्यासागर जी। विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा को लेकर काफ़ी सारा काम किया था इन्होंने। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी कब? तो 40 का आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। अगले पर चलते हैं कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। इसका आंसर ए हो जाएगा। सूती कपड़ों के टुकड़े के अवशेष निम्नलिखित में किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? तो इससे ये भी पता चलता है ना कि हड़प्पा दुनिया में पहला ऐसा जगह था जहाँ कॉटन का उत्पादन किया गया था, मतलब रुई का, कपास का उत्पादन किया गया, और इस कपास की मदद से कपड़े भी बनाए गए थे। मेलहुआ कहा जाता है कई जगह हड़प्पा सभ्यता को, वो भी इसी कारण से। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? ये मिला है हमें मोहनजोदड़ो से सूती कपड़ा का अवशेष। संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 43 का आंसर हो जाएगा, ये तमिल साहित्य से संबंधित है। 3 संगम हुए हैं और ये तमिल ग्रंथ इसमें बहुत बड़े बड़े रचे गए। जैसे शिल्पाधिकारम का आपने नाम सुना होगा, शिल्पाधिकारम, जिसमें एक व्यापारी रहता है और एक वेश्या रहती है और एक व्यापारी की पत्नी की कहानी है। फिर मन्नी मेखले है जो शिल्पाधिकारम का अगला पार्ट है। इलंगो अधिगल है। अगला कौन सा है? अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। बहुत सारा कुछ बता दिया मैंने। निम्नलिखित कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? हिंद यवन। उसके बाद से कौन आएगा? उसके बाद शक आएंगे, फिर हिंद पर्थियन आएंगे, फिर कुषाण आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। कांचीपुरम निम्नलिखित में किसकी राजधानी थी? तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? पल्लवों की राजधानी थी। तमिलनाडु के तट पर जो मामल्लपुरम का नाम आप सुनते हैं वो यही है। सौर मंदिर का आपने नाम सुना होगा, सौर मंदिर। और जो
जो चीन के आए थे राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री की बैठक भी हुई थी मामल्लपुरम में, है ना। तो मामल्ल का नाम सुना होगा। मामल्ला का मतलब ही था, मामल्ला शासक था, नरसिंह वर्मन जिसको कहते हैं ये, और ये किसके शासक थे? पल्लव के शासक थे। सी आंसर हो जाएगा इसका। अरब यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया था? इसके बुक का क्या नाम है? इसके बुक का नाम है रेहला। और किसके समय में भारत आया था? तो 46 का आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? 47 का आंसर हो जाएगा सी, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि जिसको कहा जाता है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन निम्न से किसके द्वारा होता है? 48 का आंसर हो जाएगा बी, मुकुलन। जनन के लिए मुख्य रूप से दो लिंग वाले चाहिए होते हैं, स्त्री पुरुष या कुछ और, लेकिन हाइड्रा एकमात्र जीव है जिसमें अलैंगिक जनन होता है। जनन करने के लिए, संख्या बढ़ाने के लिए उसको लैंगिक जनन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? 49 का आंसर क्या हो जाएगा? ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से ही निकलता है, पीयूष ग्रंथि से ही निकलता है। वैसोप्रेसिन का कार्य क्या है? तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दिया हुआ है ई इसका आंसर, यानी कि इसका आंसर ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा। तो इसका आंसर तीनों दिया हुआ है। धमनी संकुचन में भी काम करता है, रक्तचाप बढ़ाने के लिए भी, रक्तचाप कम करने के लिए भी ये इसका काम किया जाता है। ओके, तो जो चीज़ बढ़ाएगा यानी कि नियंत्रण कर रहा है रक्तचाप का, तो इसका ए बी सी तीनों ही आंसर दिया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय का किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका इंसुलिन के द्वारा। इंसुलिन की जिनको कमी हो जाती है उनको डायबिटीज़ होता जाता है, इंसुलिन बाहर से फिर लगाना पड़ता है। निम्नलिखित कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? ये सब तो आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा कर्मनाशा भी बनाती है, और कौन सा बनाती है? गंडक भी बनाती है, घाघरा भी बनाती है। इसको यूपी में सरयू कहा जाता है। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में कौन सा देश स्थल रुद्ध है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसको कहते हैं? आपने अफ्रीका का मैप देखा होगा, तो ऐसे जो हॉर्न पर यहाँ पर देश है ना, इन्हीं को हॉर्न ऑफ अफ्रीका का देश कहा जाता है। जिसमें सोमालिया है, जिबूती है, इथियोपिया है, ये सब किस पे आते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। तो पूछा कौन सा स्थल रुद्ध है इनमें से, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इथियोपिया जो है वो स्थल रुद्ध है। रोमानिया की राजधानी कहाँ पर है? 54 का आंसर क्या हो जाएगा? बुखारेस्ट है इसकी राजधानी। और ये यूक्रेन के बगल वाला देश है, इसलिए इस चीज़ों को ध्यान में रखना। बिहार की कृषि किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? जिन लोगों ने मेरा शॉर्ट वीडियो देखा होगा, मैंने करवाया है, उसमें बहुत ही अच्छे सवाल हैं, और मैंने शॉर्ट वीडियो में बहुत ही यूजफुल वीडियो डाला था एक। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम वाले में सबसे ज़्यादा जिले हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। 13 जिले हैं कृषि जलवायु उत्तर पश्चिम में। रेगुड़ या काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो 56 का आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र में। काली मिट्टी कपास के उत्पादन में सहायक होती है। अग्नेय चट्टान या ज्वालामुखी वाले चट्टान जो होती हैं उन पर निर्मित मिट्टी होती है ये। मलक्का जनसंधि में आने जाने की सुविधाएं हैं। मलक्का जनसंधि की बात हो रही है। 57 का आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान सागर से दक्षिणी चीन सागर आप इससे होकर जा सकते हो। देखना सिंगापुर के बगल में है छोटा सा। निम्न से कौन स्थल रुद्ध देश है? तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? 58 का आंसर हो जाएगा माली, बी आंसर हो जाएगा। भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? 59 का आंसर हो जाएगा असम की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है, ए आंसर हो जाएगा। विश्व की गेहूं मंडी किस शहर को कहा जाता है? तो 60 का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, विनिपेग। ये सब तो किसका सवाल है? जीके का सवाल है, जीके में ये सब पढ़ा होगा। टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है? तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा? ये कहवा के लिए यूज होता है। ब्राज़ील में पाई जाने वाली टेरा रोसा मिट्टी कहवा के लिए उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ब्राज़ील में कॉफ़ी बागानों को फजेंडा कहा जाता है। फजेंडा, ये यूपी पूछ चुका है, फजेंडा। अल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन सा है? 62 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि यह यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक पर है। और फ्रांस से लेकर स्विट्जरलैंड तक ये तीनों ही देश इसमें आते हैं, टर्की नहीं। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी तीनों ही आएंगे। याकूत किस देश की प्रमुख जनजाति है? 63 का आंसर हो जाएगा सी, रूस की जनजाति है ये। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद की शपथ दिलवाते हैं कौन? 64 का आंसर हो जाएगा बी, राज्य के राज्यपाल। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति दिलवाते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा कौन करता है? ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है, इसमें कोई और दखल नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इसका समाधान कर सकता है। तो भारत की सर्वोच्च न्यायालय है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में निहित है? तो डीपीएसपी की जब हम लोग बात करते हैं उसमें कल्याणकारी राज्य की बात आती है, यानी कि 66 का आंसर हो जाएगा डी।
निम्न से कौन विधि के शासन का प्रमुख लक्षण है? तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई, शक्तियों का परिसीमन भी होना चाहिए, स्वतंत्र नागरिक अधिकार भी होना चाहिए, स्वतंत्रता नागरिक अधिकार, सरकार का जनता के प्रति उत्तरदायित्व भी होना चाहिए, विधि की समक्ष समता होना चाहिए। ई आंसर हो जाएगा। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है? तो 68 का आंसर हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है संवैधानिक अधिकार। वैसे मताधिकार को कहीं कहीं पर वैधानिक अधिकार भी कहा जाता है। सही है, डी आंसर ही होगा, सही है। मूल अधिकार में नहीं आता है मताधिकार, इस चीज़ का ध्यान रखना, मूल अधिकार में नहीं आता है। यूपीएससी ने एक बार पूछा था कि क्या मताधिकार मूल अधिकार में आता है कि नहीं, इस तरह का सवाल। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो ये है आपका संसद के पास। बी आंसर हो जाएगा, संसद भवन चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की जो ताकत है उसको इंक्रीज कर सकती है। निम्न से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो ये होते हैं हमारे कैबिनेट सचिव। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान के तहत नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है? कर्तव्य पूछा है आपसे जो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से दिया हुआ है सी, देश की रक्षा करने के लिए ऐसा करने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना जब ऐसा आह्वान किया जाए। मतलब जब आपसे आह्वान किया जाए देश की रक्षा के लिए तो आप देश की रक्षा करेंगे। इस तरह की चीज़ें मौलिक कर्तव्य का हिस्सा है, बाकी तो इसमें से और कोई सा भी नहीं है। निषेध का रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। जो रिट आपने पढ़ा है आर्टिकल 32 के तहत, जो संवैधानिक जो क्या बोलते हैं उसको अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकार का भाग होता है आर्टिकल 32, उसमें से पूछा है कि निषेध रिट कब जारी किया जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। तो एक अवर न्यायालय अधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से अधिक या प्राकृतिक न्याय के नियम के विपरीत कार्य करने से रोकने के लिए निषेध बोलते हैं कि निषेध उसके बाद रिट जारी कर देती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय के लिए। ओके। लोकसभा का अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। 73 का आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा लोकसभा का अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह क्या है? तो यहाँ पर जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो क्या होता है? वो वंशानुगत नहीं होता है। जैसे ब्रिटेन में जैसे रानी मरी तो वहाँ का जो किंग था वो वहाँ के प्रमुख बन गए हैं, अपने यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन के शासन के तहत सबसे पसंदीदा राष्ट्र खंड निम्नलिखित में के सिद्धांत पर आधारित है। जो फेवरेट नेशन का दर्जा दिया जाता है ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है कि राष्ट्रों के बीच गैर भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित है ना। जो भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ था उसी पर आधारित ये सवाल है। तो उसमें ये होता है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का आपने भले ही दर्जा दे दिया लेकिन भेदभाव आप दूसरे देश और उस देश के बीच में आप नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बिहार में किस वित्तीय वर्ष से परिणामी बजट प्रस्तुत करने की शुरुआत की गई? इसका आंसर हो जाएगा 76 का। 2006-07 से शुरू किया गया है। IMF का मुख्य कार्य क्या है? 77 का आंसर हो जाएगा बी, सदस्य देशों के भुगतान समस्या के संतुलन को हल करने में मदद करना, यही है मुख्य कार्य। हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। हॉट मनी वह निवेश है जो वित्तीय बाजार के बीच जल्दी से स्थानांतरित हो सकती है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को हॉट मनी माना जाता है। किसी देश के भुगतान संतुलन का व्यवस्थित रिकॉर्ड क्या है? भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? BOP भी इसको कहा जाता है अगर आपको नहीं पता हो। जैसे भारत देश है अपना, भारत देश ने कितना आयात किया है और कितना निर्यात किया है, कितना बेचा है, कितना खरीदा है पूरे दुनिया से, इसी को क्या कहलाता है? पैसे में जब इसको हम चुकाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि भाई हमने खरीद ज़्यादा लिया बेचा कम तो हमें नुकसान हो जाएगा, हमने बेच ज़्यादा दिया खरीदा कम है तो हमें मुनाफा होगा। इसी को क्या कहा जाता है सामान्य अर्थों में भुगतान संतुलन को? कि खरीदना और बेचना अगर सामान्य रहेगा तो क्या बोलेंगे हम? संतुलन बना हुआ है। जैसे पाकिस्तान अभी क्या हो रहा है, वो खरीद ज़्यादा रहे दुनिया से बेच नहीं पा रहे क्योंकि उनके यहाँ फैक्ट्रियाँ चल ही नहीं रही है, तो वहाँ पर भुगतान बैलेंस बिगड़ गया है। 79 के आंसर पर चलते हैं। सामान्य रूप से 1 वर्ष की अवधि के दौरान देश के सभी आयात निर्यात का लेन देन यही कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा पूंजी खाता नहीं है? तो 80 के आंसर क्या हो जाएगा? 80 का आंसर हो जाएगा सी, निजी प्रेषण पूंजी खाता नहीं है। भारतीय रुपये की पूंजी खाता परिवर्तनीयता का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है कि वित्तीय परिसंपत्ति में व्यापार के उद्देश्य से किसी भी विदेशी मुद्रा से भारतीय रुपये का आदान प्रदान करना, डॉलर के बदले रुपया, रुपये के बदले डॉलर, यही कहलाता है क्या? परिवर्तनीयता। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रखरखाव कौन करता है?
तो ये इसका काम किसका काम होता है? तो ये रिजर्व बैंक का काम होता है। 82 का आंसर ए हो जाएगा। एड वेलोरम कर आधारित है? तो 83 का आंसर इसमें दिया हुआ है वस्तु के मौद्रिक मूल्य पर आधारित होता है ये, और इसमें एक्सप्लेन भी नहीं किया है। एड वेलोरम से तात्पर्य उत्पाद के मौद्रिक मूल्य पर लगाए गए शुल्क से होता है। जैसे कि उसी उत्पाद का मौद्रिक मूल्य है 100 रुपया, तो इस पर जो टैक्स के रूप में शुल्क लगाया जाता है उसी को कहा जाता है। ओके, क्लियर हो गया? इसका आंसर सी हो जाएगा। नाबार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। नाबार्ड की स्थापना ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में लगे संगठनों के कर्तव्यों के समन्वय के उद्देश्य से की गई है। नाबार्ड से पहले NABARD का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता था। नाबार्ड का काम पहले कौन करता था? RBI। नाबार्ड प्रत्यक्ष वित्त और पुनर्वित्त दोनों प्रदान करता है। 84 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष वित्त प्रदान नहीं करता नाबार्ड, बैंकों को पैसा देता है और बैंक लोगों को पैसा देता है। तो ये अप्रत्यक्ष वित्त का काम करता है। तो 1 और 2 बिल्कुल सही हो जाएंगे। भारत में कंपनी के विलय और अधिग्रहण को विनियमित कौन करता है? जैसे 2 कंपनी है, उसका विलय होता है या उसका अधिग्रहण करती है, जैसे टाटा ने भी किया ना एयर इंडिया का अधिग्रहण, तो ये काम सब कौन संभालता है? तो 85 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग। 85 का आंसर बी दिया हुआ है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में बताना है, MSP के बारे में। MSP आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति के द्वारा प्रस्तावित किया गया जाता है। MSP को कृषि लागत और कृषि कीमतों के आयोग के द्वारा मंजूरी दी जाती है। MSP के स्तर पर नीति आयोग अंतिम निर्णय लेती है। 86 का आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया? सही नहीं पूछा गया है। नीति आयोग जो होती है इसका MSP से कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये कौन तय करता है? MSP तय करता है आपका कृषि लागत व मूल्य आयोग। क्या कहा जाता है उसको? कृषि लागत व मूल्य आयोग सिर्फ तय करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, तीनों ही के तीनों असत्य दिए हुए हैं, सही नहीं पूछा है हमसे, तीनों गलत दिए हुए हैं। हाल ही में किस शहर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया है? तो ये इंदौर शहर में आयोजित किया जा रहा है। ये आंसर हो जाएगा। नवंबर 2022 में PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया बनारस में आयोजन। अगले सवाल पर चलते हैं कि भारत 2023 में संगठन के अध्यक्ष के रूप में अगले SCO के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस आयोजन का विषय क्या है? SCO का थीम क्या है, ये पूछा गया है आपसे। इसका थीम है एक सुरक्षित SCO के लिए। डी आंसर है इसका। 29 APEC एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो ये थाईलैंड में संपन्न हुआ है। कतर ने 27 साल के प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदे के निम्नलिखित में किस देश के साथ साझेदारी की है? जो नेचुरल गैस होता है 27 साल के लिए उस देश को आपूर्ति करेगा। तो 91 का आंसर होगा बी, चीन को। किस टेनिस खिलाड़ी ने अस्ताना ओपन फाइनल खिताब जीता है? तो 92 का आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच ने जीता है। अस्ताना कहाँ है ये आपको मुझे बताना है। फाइनल में बहरीन के हबीब सबाब को हराकर भारत से कौन नया विश्व 6 रेड स्नूकर चैंपियन बना है? तो 93 का आंसर हो जाएगा S श्रीकृष्ण नाम है इनका, स्नूकर चैंपियन बने हैं। हाल ही में खबरों में रहा असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है कहाँ पर? तो 94 का आंसर हो जाएगा ये नई दिल्ली में स्थित है। किस संस्था के द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो 95 का आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, बी आंसर हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा वायु अमृत क्या है? तो 96 का आंसर हो जाएगा ए, एक फसल अवशेष प्रबंधन पहल है वायु अमृत। और WWF का लोगो क्या है? तो ब्लैक पांडा आपने देखा होगा मोटा सा, वही है इसका लोगो। कई बार लोगो भी पूछता है PCS और ग्रुप D में। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार द्वारा किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? 97 का आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश को। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन है? 98 का आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर KP अश्विनी है। देश का पहला वर्चुअल स्कूल कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। किस संस्था ने वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहल शुरू की है? 100 का आंसर हो जाएगा प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा। जो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय है उसके द्वारा ये पहल शुरू किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा मुइफा क्या है? तो ये है आपका आंधी का नाम है मुइफा। टाइफून होता है एक प्रकार का, और ये जापान के दक्षिणी द्वीप और चीन को भी प्रभावित किया था। इसने जापान और चीन में आई थी मुइफा। सितंबर 2022 में किस नौसैनिक जहाज को 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो INS अजय नाम है इसका। गति शक्ति
विश्वविद्यालय बड़ौदा के पहले कुलाधिपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 103 का आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव को नियुक्त किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस देश में स्थित है? तो 104 का आंसर हो जाएगा, ये अपने भारत में ही है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज होगा जो जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। हाल ही में किसे अमेरिका के द्वारा प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कृष्णा ववीला, क्या नाम है इनका, ववीलाला, इनको सम्मानित किया गया प्रेसिडेंसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अमेरिका में। अगले सवाल पर चलते 106 नंबर पर कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है अंचत शरत कमल को, बी आंसर हो जाएगा। और ये स्टार टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, जरूर ध्यान में रखना। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 107 के आंसर हो जाएगा बी, मालदीव के साथ। हम मालदीव को अपना रुपया देंगे और उसका करेंसी अपने यहाँ रखेंगे। इससे क्या होगा, दोनों देश का जो मुद्रास्फीति है वो नियंत्रित रहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 11वीं शताब्दी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की स्मृति में 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी राष्ट्र को समर्पित की। यह कहाँ पर स्थित है? ये केबीसी का सवाल है, याद करो। केबीसी कौन सा? केबीसी नैनो नहीं भाई, अमिताभ बच्चन वाला कौन बनेगा करोड़पति का सवाल है। और एक शिक्षक गए थे जिनसे मिस्टेक हो गया था। ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये हैदराबाद में बनाया जा रहा है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी भी नाम दिया गया है इसको, जरूर ध्यान में रखना। रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद इनके दर्शन का नाम है। किस देश ने रहने योग्य संभावित ग्रहों की पहचान के लिए AI आधारित एल्गोरिदम को तैयार किया है? तो भारत ने इसको तैयार किया है, डी आंसर हो जाएगा। बिहार में जातीय जनगणना कितने चरणों में कराई जा रही है? ये 2 चरणों में संपन्न कराई जाएगी। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये गुजरात में खोला जाएगा। प्यार का पौधा अभियान किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है ए, बिहार राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? ये शहर है आपका कोलकाता। बायोडाइवर्सिटी का रजिस्टर तैयार किया इन्होंने। बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, ये भी याद रखना। और ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? 114 का आंसर हो जाएगा डी, कैमूर में। और प्रथम कहाँ पर है? तो पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में स्थित है। फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता कांस्य पदक। बिहार के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो ये हैं PK शाही। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2023 से। अप्रैल फूल से लागू होगा, जरूर ध्यान रखना। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने कितने पदक जीते हैं? तो 2 पदक जीते हैं। बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 119 का आंसर हो जाएगा ए, 1,02,306 किलोमीटर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार प्याज के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2021 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो ये है नालंदा जिला शीर्ष पर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार आलू के उत्पादन राज्य में प्रमुख 3 जिले कौन से हैं? तो ये हैं पटना, नालंदा और समस्तीपुर। ए आंसर हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार आम के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2021 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो 122 का आंसर हो जाएगा सी, दरभंगा जिला शीर्ष पर रहा है। राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तु के उत्पादन को दोगुना करना है? तो ये है 2025 तक दोगुना करना है पूंजीगत वस्तु का उत्पादन। पूंजीगत वस्तु क्या होता है? जैसे आटा का जो मिल होता है वो क्या है? एक पूंजीगत वस्तु। उसको जब हम खरीद के लाएंगे तो उससे रोजगार क्रिएट होगा या उससे प्रोडक्शन होगा। अब जैसे आप जो क्या बोलूँ मैं, एक आईफोन खरीद के लाते हो, वो तो पूंजीगत वस्तु में नहीं आता है, वो उपभोक्ता वस्तु में आता है ना। अगला है कि अग्रिम अनुमानों के अनुसार 21-22 में भारत की GDP की वृद्धि दर कितनी है? 124 का आंसर हो जाएगा सी, 9.2% है। और अगर पूंजीगत वस्तु का मैं कोई एग्जांपल दूं तो जैसे अगरबत्ती बनाने की मशीन होती है, क्या है? तो ये पूंजीगत वस्तु होती है। FDI इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश कौन सा है? तो ये है आपका सिंगापुर। बी आंसर हो जाएगा, 125 का बी हो जाएगा। 126 पर हम लोग चलते हैं कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र है कितना? तो ये है आपका, इसका आंसर दिया हुआ है 7,380.79 वर्ग किलोमीटर है।
आवृत्ति को नापा जाता है किस में, तो 127 का आंसर क्या हो जाएगा, ई होगा, क्योंकि इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं होगा। आवृत्ति को हमेशा हर्ट्ज में नापा जाता है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। ओके, सही कथन को चुनिए। 128 है कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है, बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है, बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है। तो 128 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है, 129 का आंसर हो जाएगा डी, वॉट होती है। आसान आसान से सवाल हैं ये सब। तो विद्युत मोटर में क्या होता है, तो विद्युत मोटर में पता ही है आपको, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत धारा निम्न से किस उपकरण से नापी जाती है, तो एमीटर का उपयोग करते हैं हम लोग, बी आंसर हो जाएगा, एम्पियर मीटर जिसको कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक क्या होता है, तो मीथेन होता है मुख्य घटक, मीथेन। और जो नेचुरल गैस होता है, सीएनजी होता है और एनजी होता है, इन सब का भी मुख्य घटक मीथेन ही होता है। 132 का आंसर बी होना चाहिए। वैसे ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक पूछा है, तो ग्रीन हाउस देखो, ये मैंने नेचुरल गैस का बता दिया है। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल होता है, इसलिए इसका आंसर ई होना चाहिए 132 का, है ना। और नाइट्रस ऑक्साइड भी होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओजोन भी होता है, धरातलीय ओजोन जो होता है, धरातल पर जो ओजोन होता है वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है, इसको भी ग्रीन हाउस गैसों में शामिल कर लिया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर सब सारा होना चाहिए था मेरे हिसाब से, इसका आंसर ई होना चाहिए, सारा ABCD सब। ओजोन धरातल वाला प्रदूषण के रूप में काम करता है, O3 जिसको कहा जाता है। और जो समताप मंडल में होता है, तो ये यूवी वेज को, यूवी जो रेड होते हैं अल्ट्रावायलेट, उनको रोकने के काम आता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य पर मिला, 133 का आंसर हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था, डी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। निम्न से किसका pH मान 7 है, तो 7 उदासीन का होता है, बी आंसर हो जाएगा 134 का। और वैसे शुद्ध पानी का भी होना चाहिए, क्योंकि शुद्ध पानी का भी तो बी ही 7 ही होता है, क्योंकि वही तो उदासीन होता है। 7 से ज़्यादा जाने पर बेसिक होता है, क्षार जिसको बोलते हैं, कम जाने पर एसिड होता है। तो इसका आंसर ई होगा, ई होगा। शुद्ध पानी और उदासीन विलयन दोनों ही हो जाएगा। निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो 135 का आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। DNA की खोज किसने की थी, इस बुक में जो दिया हुआ है ई दिया हुआ है, जो फ्रेडरिक मिसेरा था उसने सबसे पहले इसको देखा था 1816 में। फिर 1953 में जेम्स वॉटसन फ्रांसिस क्रिक ने इसका डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था। और फिर DNA शरीर में सभी अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है, यही सब लिखा हुआ है। ग्रेगर मेडल को अनुवांशिक का पिता भी कहा जाता है। ऑर्थर कोनबर्ग ने सर्वप्रथम DNA को अंतःपात्र बनाया था। इनमें से कोई सा भी नहीं होगा, इसका आंसर ई हो जाएगा, फ्रेडरिक मिसेर लिखा हुआ है यहाँ पर। ट्राइग्लिसराइड क्या है, 137 का आंसर हो जाएगा सी, ये एक वसा होता है, फैट सेल होता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न से किसकी निगरानी के लिए होता है, EEG के बारे में पूछा है, EEG। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 138 का, 138 का हो जाएगा, मस्तिष्क की जांच के लिए यूज करते हैं डॉक्टर लोग। शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है, 139 तो सबको पता होगा, हाइपोथैलेमस कहा जाता है। मानव शरीर में क्या होता है, 140 का आंसर क्या हो जाएगा, लगभग में 70% के करीब में पानी होता है, ए आंसर हो जाएगा। 100 और 141 से मैथमेटिक्स के सवाल हैं, जिसको आप स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए, यहाँ पर मैंने कर दिया है, जूम करके आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर। ओके, बाकी इन सवालों को भी कोशिश कीजिए, और कितने अंक आए हैं ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, शेयर करना वीडियो को जहाँ भी हो सके। थैंक यू सो मच आप सभी का।